तो जय हिंद मेरे प्यारे, आज के लाइव सेशन में सभी लोग का स्वागत है, वेलकम है। बहुत शानदार और जबरदस्त ये सेशन आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं, बिल्कुल बेहतरीन और एकदम से शानदार। जैसा कि आप लोगों को पता है ना कि हम लोग क्लास 12th के सब्जेक्टिव का सेशन 11 AM से करते हैं, और इस सब्जेक्टिव के सेशन में आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बुआ लोग कि जियोग्राफी का टोटल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए, जियोग्राफी का टोटल पढ़ लिए, जियोग्राफी का टोटल पढ़नी है, ये बात याद रखना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। और जियोग्राफी के बाद अब पारी है आप लोग के पॉलिटिकल साइंस का। तो आज लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का, है ना। 70 भैया, कितना याद रखो, 70 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 70 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये इसका पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, ये इसका पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही करके हम लोग 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में धुआं कबारने वाले क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन टचेबल होगा, एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी रहेगा इस क्वेश्चन का। ये बात आप लोग याद रखेंगे, याद रखना, बस इतना ही काफी है, बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही काफी है। मिशन 2024 के तहत, अब की बार 95 पार के तहत, ये आपका सेशन, आपका प्यार हमारे प्रति होना चाहिए और मेरा प्यार आपके प्रति होना चाहिए, तभी मजा आएगा क्लास की है। क्लास में तो मेरे प्यारे बुआ लोग, जितने भी दोस्त साथी मित्र भाई बंधु हैं, उनको शेयर कर दीजिए दबा के सेशन को। और नए होंगे तो लाइक तो करना ही पड़ता है, और चैनल पे नए होंगे तो भैया सब्सक्राइब कर देंगे, इसमें कौन बहादुरी की बात है, तो जरूर करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को मेरे प्यारे, इस 70 सब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस प्यारे से सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, हमारी बातों को समझेंगे और एक एक चीज को याद करते जाएंगे, ठीक है ना। देखिए सामाजिक न्याय क्या है भैया, पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके, सामाजिक न्याय, ठीक है ना। व्हाट इज सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस क्या होता है भाई, याद रख लो। समाज के अंदर सब बराबर है। देखो हमारी बातें आप सुनेंगे मेरे प्यारे, और आपको सारी बातें याद हो जाएंगी, आपको कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक रहेगा, आप वहां ज्वाइन कर करके इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए बेहतर उपाय रहेगा। अब बात देखिए सामाजिक न्याय की, सामाजिक न्याय किसे कहते हैं। सामाजिक न्याय देखिए वैसा न्याय, यानी समाज के अंदर सब बराबर है, ना समाज में कोई ऊंच है ना नीच है, यानी ना कोई बड़ा जाति का है ना छोटा जाति का है, यानी समाज में जब सब कुछ बराबर हो जाता है तो उसी को कहते हैं सामाजिक न्याय। यानी समाज के अंदर सबका बराबर होना, यानी किसी के साथ भेदभाव न होना, न ऊंच नीच का भेदभाव होना, न बड़े जाति का छोटे जाति का भेदभाव होना। यानी समाज में जब सब एक समान हो जाते हैं, एक रूप से बराबर हो जाते हैं, सबको न्याय मिलता है, इसे ही कहते हैं सामाजिक न्याय। बात रखेंगे यार, सामाजिक न्याय का मतलब समाज में ऊंच नीच अगड़ा पिछड़ा इन सब चीजों को, पद्धति को खत्म कर करके सबको न्यायिक व्यवस्था प्रदान करना, सबको बराबर का न्याय देना सामाजिक न्याय कहलाता है। याद हो गया होगा आप लोग को। चलिए, लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन होता है। देखो भाई, लोकसभा के विपक्ष का लीडर कौन होता है, ऑपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा। बताओ आप लोग, याद रखना मेरे प्यारे, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार का गठन करता है, और जिस दल का बहुमत नहीं आता है और अन्य दलों की अपेक्षा उसकी संख्या अधिक होती है, वैसे दल के नेता को विपक्ष का नेता माना जाता है। देखो बड़ी चीज क्या होता है कि जैसे लोकसभा में चुनाव होता है, याद रखेंगे हमारी बात, कि लोकसभा में जब चुनाव होता है, लोकसभा में जब चुनाव होला तो जेकर सबसे ज्यादा सीट आल तो पक्ष का नेता होगल ना, जेकर सबसे ज्यादा सीट आल के बन गल पक्ष का नेता, प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जेकर जोन सबसे ज्यादा सीट आल बा, ओकरे से तनी से कम सीट आल तो का बन जी, वो विपक्ष में हो जी, तो के विपक्ष का नेता कल। यानी लोकसभा में चुनाव के बाद जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो पक्ष का नेता होता है, और जिसको बहुमत प्राप्त से थोड़ा कम बहुमत प्राप्त होता है उससे हम लोग विपक्ष का नेता कहते हैं। याद हो गया बात हमारी। चलिए मेरे प्यारे, आगे देखते हैं। विविधता में एकता, विविधता में एकता यानी डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता है। देखो हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत विविधताओं का देश है। अर्थात विविधता में एकता का मतलब क्या है, विविधता में एकता का मतलब इतना सा होता है मेरे प्यारे कि भारत में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के लोग हैं, लेकिन फिर भी सब एक है। यानी कहने का मतलब क्या है, विभिन्न तरह के होने के बाद विभिन्न तरह की जलवायु, विभिन्न तरह के मौसम, विभिन्न तरह का वातावरण, विभिन्न तरह के लोग, विभिन्न तरह की भाषा, लेकिन फिर भी हम भारतीय एक हैं। कहने का मतलब यही है, विविधता में एकता। देखो भाई, अगर एक मेरे जवान के अंदर एक हमारा जवान अगर सरहद पे शहीद होता है ना, तो हर एक भारतीयों के सीने में आग लगता है, चाहे वो पश्चिम दक्षिण उत्तर पश्चिम कहीं से भी रहेंगे। यही होता है विविधता में एकता।
ये होता है डाइवर्सिटी में यूनिटी। समझ गए बात हमारी। चलो मेरे प्यारे आगे देखते, चौथा नंबर क्वेश्चन, सामूहिक सुरक्षा क्या है? सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? सामूहिक वर्ग को खतरे में आजादी सामूहिक सुरक्षा है, यानी मानव का अस्तित्व, देश का जीवन खतरों से भरा होता है। इस खतरे में मुक्ति का मतलब होता है सामूहिक सुरक्षा। यानी देखो, आज किसी भी देश के अंदर जो मानव का जीवन है, जो देश की स्थिति है, वो खतरा में है, लेकिन अगर उस सब से हमको सुरक्षा प्राप्त हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? सामूहिक सुरक्षा। यानी सामूहिक वर्ग को खतरे से आजादी मिलना, यानी जो मान लीजिए कोई वर्ग है, पूरा हमारा समाज है, वो खतरा में है, उस खतरे से उसको आजादी दिला देना क्या होता है? सामूहिक सुरक्षा। सबकी सुरक्षा कर देना, यानी सामूहिक वर्ग को खतरे से दूर करना, खतरे से आजाद करना सामूहिक सुरक्षा कहलाता है। सामूहिक वर्ग को खतरे से आजाद कराना सामूहिक वर्ग कहलाता है। समझ गए बात आप लोग? सामूहिक सुरक्षा कहलाता है। अर्थात देश का जो जीवन है, लोगों का जीवन है, देश का जीवन है, खतरों से भरा होता है। इसी खतरा से मुक्ति दिला देना, यानी किसी प्रकार का खतरा ना होना, सामूहिक सुरक्षा कहलाता है। समझ गए ना सामूहिक सुरक्षा का मतलब? चलिए, एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ होता है? एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ याद रख लो मेरे प्यारे। जब लगातार तीन आम चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व रहा, तीन आम चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व रहा, है ना। पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था ना, 1952, फिर उसके बाद 1957, 5 साल बाद, फिर 1900 लगभग 62। इन तीन आम चुनाव में किसका वर्चस्व रहा? किसका वर्चस्व रहा? कांग्रेस का वर्चस्व रहा। पहले आम चुनाव के अंदर अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे कांग्रेस को लगभग 300 कितनी 64 सीटें प्राप्त हुई थी शायद। आई होप मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन इस चीज को रखेंगे दिमाग में। और इसमें 371 और इसमें 361 सीटें, यानी लगातार तीन आम चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व था। इसी को हम लोग एक दलीय प्रभुत्व कहते हैं, या एक दलीय व्यवस्था का प्रभुत्व का अर्थ होता है ये चीज, यानी एक दल का प्रभुत्व होना। एक दलीय प्रभुत्व का मतलब होता है एक दल का प्रभुत्व होना। यानी जब देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, तो 1947 की आजादी के बाद से लगातार तीन आम चुनाव में किसका प्रभुत्व रहा? यानी कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। तो उसी को कहते हैं हम लोग एक दल का प्रभुत्व। तो सिंपल सा हमारे कहने का मतलब है, एक दल का प्रभुत्व का मतलब क्या है? जब किसी सरकार के अंदर, जब किसी देश के अंदर सिर्फ एक पार्टी की सरकार लगातार बनती जाती है, अर्थात एक दल का प्रभुत्व वहां रहता है, उसे ही हम लोग एक दल का प्रभुत्व कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कांग्रेस, जो प्रथम तीन आम चुनाव में लगातार बढ़त बनाती रही और पूरे भारत के अंदर अपना सरकार बनाती रही, ये था एक दल का प्रभुत्व, अर्थात कांग्रेस का प्रभुत्व। 5वां नंबर क्वेश्चन समझ गए? चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शिमला समझौता के दो मुख्य विशेषताओं को बताइए। शिमला समझौता के दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, नियंत्रण रेखा से दोनों देश सेनाओं को वापस की जाए, अर्थात जीता हुआ प्रदेश वापस किया जाए। भारत द्वारा बंदी बनाए गए 1 लाख सैनिक की रिहाई। देखिए, यानी शिमला समझौता हमारे भारत का एक तरीके से कहवा हुआ कि भारत का दया रहे पाकिस्तान के ऊपर। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर दया किया था। सिंपल सा कह दिया था कि जो नियंत्रण रेखा है, जो एलओसी है ना, एलओसी है जो नियंत्रण रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, दोनों तरफ से तैनातनी था, तो दोनों लोग अपने सैनिक को वापस ले ले, ठीक है ना। उसके बाद उस समय हमारे भारत ने 1971 के बारे में, जब हम लोग बांग्लादेश को आजाद कराए थे, तो 1971 के बारे में हम लोगों ने क्या किया था? पाकिस्तान के 90,000 अर्थात 1 लाख सैनिकों को गिरफ्तार कर लिए थे लगभग। हम लोग के बंधक थे, हम लोग के गुलाम बन गए थे वो लोग। और हम लोगों ने क्या किया था? फिर उस शिमला समझौता के बाद उनको लगा सब लोग गिड़गिड़ाने की, देखा मालिक गलती हो गल, छोड़ दा, काम नहीं करने की, जो जीले जिंदगी। तो ये दो चीजें थी, ठीक है ना, ये दो चीजें थी। शिमला समझौता के दो मुख्य विशेषताएं समझ गए कि नियंत्रण रेखा से दोनों देश अपने सैनिकों को वापस ले, और भारत ने जो बंदी बनाए थे 90 लाख सैनिकों को, 90,000 सैनिकों को, सॉरी 1 लाख लगभग, तो उनको छोड़ दे। ये चीज शिमला समझौता में किया गया। भारत बांग्लादेश के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? अब देखो, बांग्लादेश को हम ही लोग आजाद कराए हैं, हम लोग लड़ा है पाकिस्तान से, तब जाकर बांग्लादेश आजाद हुआ है। लेकिन बांग्लादेश फिर भी हम लोगों से मसला करके बैठा है। तो हम लोग के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या भाई दिक्कत है? याद रखेंगे, इनके मुख्य विवादों पर हम बात करते हैं। पहला चीज, नदी जल विवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का जल विवाद हो जाता है, तो फरक्का नदी के ऊपर जो विवाद है, तो वो नदी जल विवाद हो जाता है, पहला। दूसरी, शरणार्थी की व्यवस्था। बहुत सारे बांग्लादेशी जो भारत में आकर के, जैसे रोहिंग्या मुसलमान जैसे कुछ जो शरणार्थी थे जो भारत में आ गए, उसको लेकर हमेशा विवाद रहता है कि भाई तुम हमारे देश में क्या कर रहे हो, घुसपैठी, इसको खत्म करो, ठीक है ना। शरणार्थी की समस्या है। बांग्लादेश के नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठी, यानी बांग्लादेश के जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं,
भारत में अवैध तरीके से घुस करके रहने लगते हैं और यहाँ की नागरिकता कर करके कहते हैं कि हम यहीं के नागरिक हैं। तो भाई भारत में खुद ही इतनी जनसंख्या है तो कि तुमको हम कहां से रखेंगे, ये एक समस्या है। कांटेदार बाढ़ का विवाद है ना, बाढ़ का विवाद है यहाँ पे, अक्सर डूबने पानी का जो स्रोत होता है उससे जो होता है ना। एक बात चकमा शरणार्थियों को वापस की समस्या, जो मतलब भारत में आ चुके हैं उनको भारत सरकार कहती है कि भाई तुम जहां के हो वहां चले जाओ, जहां के हो तहां चले जाओ, लेकिन बांग्लादेश को रखने के लिए तैयार नहीं होता है और वो लोग कहते हैं कि नहीं हम भारत के हैं, तो ये एक समस्या हो जाता है। तो बांग्लादेश के साथ क्या समस्या है समझ गया आप लोग, कि नदी जल विवाद है, शरणार्थियों की समस्या, बांग्लादेश के नागरिकों को भारत में अवैध घुसपैठ होता है, कांटेदार बाढ़ का समस्या है ना, चकमा शरणार्थी वापस जाने की समस्या है। तो ये सारी चीजें हैं। मार्शल योजना क्या है? मार्शल योजना देखो भाई, जॉन मार्शल याद रखना, अमेरिका के विदेश मंत्री थे। अमेरिका के विदेश मंत्री कौन थे बुआ, बताओ आप लोग, विदेश मंत्री कौन थे? जॉन मार्शल। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, यानी 39 से लेकर 45 तक, तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो पश्चिमी यूरोप था, जो वेस्ट यूरोप था, वो पूर्ण रूप से मतलब बर्बाद हो गया था। उसकी हालत बहुत खस्त हो चुकी थी, यानी हालत जो यूरोप की थी एकदम से मतलब गड़बड़ा गया था, अर्थव्यवस्था के रूप में जब कमजोर हो गया था। जब अर्थव्यवस्था के रूप में यूरोप कमजोर हो गया था, तो जॉन मार्शल जो अमेरिका के विदेश मंत्री थे, उन्होंने, क्योंकि अमेरिका का ही साथ पश्चिमी यूरोप दे रहा था, तो अपने साथी देशों का अर्थात पश्चिमी यूरोप के देशों को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए एक योजना बनाए थे। उसी का नाम था मार्शल योजना, उसी का नाम था मार्शल योजना। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? आई कि नहीं समझ में? ये सारी बातें समझ में आ रही है? आ रही है तो एक बार जय हिंद सभी लोग लिखेंगे कमेंट के अंदर, सभी लोग कमेंट के अंदर जय हिंद लिखेंगे जरूर, ठीक है ना? यूरोपीय संघ के झंडे का संक्षिप्त परिचय दिए, ध्यान रखेंगे। सोने रंग के सितारे से घिरा यूरोप के लोगों को एकता और है ना मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे, क्योंकि 12 की संख्या में वहां पारंपरिक रूप से पूर्णतः समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। यानी यूरोपीय झंडा का अगर बात करते हैं तो यूरोपीय झंडा में क्या हो जाता है मेरे प्यारे? 12 रंग का, याद रखिएगा, 12 रंग का, ठीक है ना? यूरोपीय झंडा, यूरोपीय झंडा अगर आप सर्च करके देखिएगा तो यूरोपीय झंडा का मिल जाएगा आप लोग को। यूरोपीय झंडा है ना, आइए दिखाई देते हैं हम आप लोग को, बस वेट करेंगे 1 सेकंड मेरे प्यारे, 1 सेकंड तो रुक ही सकते हैं मेरे लिए, है ना? है जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है ना? मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मेरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं तेरे आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। तो मेरे प्यारे देख लो, यूरोपीय जो झंडा होता है इसमें 12 स्टार होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके कितने? 12। यानी यूरोपीय यूनियन के टोटल 12 हैं, जिसमें से 12 जो इतने भी देश हैं, ये इनके यूनिटी को दर्शाता है, इनके एकता को दर्शाता है, ठीक है ना? इनके यूनिटी और एकता को दर्शाता है। तो यूरोपीय झंडा कैसा है मेरे प्यारे बउआ लोग? तो ऐसा नहीं यूरोपीय झंडा, बात समझ गए आप लोग? यूरोपीय संघ के झंडे का संक्षिप्त, यानी जो यूरोपीय यूनियन है, तो ये पूर्णतः समग्रता और एकता का प्रतीक है, जो सोने रंग के यानी गोल्डन कलर के 12 सितारे को ऐसे झंडा के रूप में दिखाया गया, जैसा हमने अभी आप लोग को दिखाया, ठीक है ना? 10वां नंबर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। 1962 के बाद 1989 ईस्वी तक भारत चीन का संबंध का उल्लेख कीजिए। देखिए 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। भारत चीन के युद्ध के बाद से जो संबंध थे हम लोग के, वो भारत चीन के जीतने के बाद थोड़े से संबंध में हम लोग के सुधार आए। यानी पहले तो शुरुआती दौर में चीन और भारत के साथ तनातनी तो बहुत तेज बनी रही, लेकिन बाद में चल करके, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा वहां पे विदेश मंत्री होते हुए चीन का दौरा करना, और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने वहां पे दौरा किया और भारत और चीन के बीच जो विवाद था उसको सुलझाने का कार्य किया और शांतिमय तरीके से बनाने का काम किया। तो 1960 के बाद 1979 तक
चीन का संबंध का उल्लेख करना होगा तो आप इन दो घटनाओं का जिक्र कीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जो विदेश मंत्री जाकर के होकर के वहां पे समझाने और समझौता की बात करने वाले, और राजीव गांधी के बनने के बाद भारत चीन पूर्णतः एक मित्रता के भाव में जुड़ जाना और एक संबंध को स्थापित किए थे। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। विदेश नीति के 4 अनिवार्य कारक बताएंगे। विदेश नीति के 4 अनिवार्य कारक कौन होते हैं? देखिए, किसी भी राष्ट्र के विदेश नीति के निम्नलिखित कारक हो सकते हैं, जिसमें से 4 अनिवार्य होते हैं। जिससे राष्ट्र, कोई भी विदेश नीति के अंदर देखेगा सबसे पहले हमारे राष्ट्र का हित हो रहा है कि नहीं है, हमारे देश का यानी नेशनल जो इंटरेस्ट है वो है कि नहीं है, राष्ट्र का हित है कि नहीं है। तो राष्ट्रीय हित, ये पहली चीजें हैं, राष्ट्रीय हित पहली चीजें हैं। दूसरी बात है राज्य की राजनीतिक स्थिति, माने उस देश के राज्य की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, इस चीज को भी देखा जाता है। पड़ोसी देशों से संबंध, जो पड़ोसी देश है, यानी भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि आपके जो पड़ोसी देश है उनसे हमारा कैसा बेहतर संबंध है ना। कि दुनिया में चाहे कितने भी दोस्त बना लो भैया, चाहे कितने भी दोस्त बना लो आप, चाहे कितने भी रिश्तेदार बना लो आप, लेकिन पड़ोसी को बेहतर रखना सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। क्योंकि जब आग लगता है घर में ना, तो बुताने कौन आता है? पड़ोसी ही आता है। भले ही इसलिए आता हो कि वो आग उसके घर में लग सकती है, लेकिन आता तो है ना। तो पड़ोसी देशों के साथ अपना संबंध बेहतर रखना ही विदेश नीति की सबसे बड़ी चालाकी होती है, जो कि वर्तमान टाइम में भारत के साथ ये इसके उल्टा हो रहा है। और भारत का जो पड़ोसी देश जो भी है वो लगभग इससे सख्ती के तौर पे नाराज ही चल रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान को ऐसा चुट्टा है, चीन तो वही काम खत्म है, लेकिन नेपाल भी वही हाल कर रहा है, बांग्लादेश भी आज हम लोगों से लगे, मालदीव भी, श्रीलंका भी। तो सब इस समय भारत का पड़ोसी देशों का हालात ठीक नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो वातावरण है वो कैसा चल रहा है, उसके अनुसार हमारा फॉरेन पॉलिसी क्या कह रहा है। ये 4 चीज देखकर ही किसी भी देश का फॉरेन पॉलिसी बनाया जाता है। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। गठबंधन की राजनीति क्या होता है ना। गठबंधन की राजनीति का मतलब इतना सा होता है बुआ लोग कि जब मान लो कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता या कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है और चुनाव में उसको बहुमत नहीं प्राप्त हो पाती है, तो दूसरे पार्टी के साथ मिल करके एक सरकार बना लेती है। इसे हम लोग गठबंधन कहते हैं, इसे हम लोग गठबंधन की राजनीति कहते हैं। और गठबंधन की राजनीति की शुरुआत 1990 के दशक में शुरू हुई, यानी 90 के बाद से शुरू हुआ गठबंधन की सरकार। और अभी भी भारत में किसकी सरकार है? अभी भी भारत में गठबंधन की सरकार है। गठबंधन मतलब एनडीए की सरकार है ना। वो अलग बात है कि भैया मोदी जी कह दे कि शेर अकेले आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनडीए में 38 पार्टियां हैं, 38 पार्टी मिल करके एक एनडीए बनाती है, और इस एनडीए की सरकार अभी हमारे भारत में वर्तमान टाइम में। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? गठबंधन की सरकार। यानी जब कोई पार्टी पूर्णतः बहुमत में नहीं आती है तो आपस में मिलकर सरकार बनाती है, नहीं तो उससे पहले भी बहुत सारी पार्टी आपस में मिल करके चुनाव लड़ती है। तो यही कहलाता है गठबंधन की राजनीति, जो कि वर्तमान टाइम में है। आई होप आप लोग को गठबंधन की राजनीति समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, है ना, अवरोध का क्या अर्थ है? अवरोध का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्शन? अवरोध, देखो, युद्ध में कोई देश भले ही आत्मसमर्पण कर दे, परंतु वह इसे अपने देश की नीति के रूप में फैलाना नहीं चाहेंगे। इसीलिए सुरक्षा की नीति के उद्देश्य युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अवरोध कहते हैं, यानी ऑब्जेक्शन लगाना। मेरे प्यारे बुआ लोग, आप बात समझो, अवरोध का मतलब क्या होता है? चाहे युद्ध में कोई भी देश आत्मसमर्पण कर दे, हार जाए कोई देश ना, कोई देश हार जाए, युद्ध में आत्मसमर्पण कर दे, इसका मतलब क्या करेगा कि अपने देश में इस चीज का ढिढोरा थोड़ी पूछेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर चाहेगा कि हम दोबारा युद्ध ना करने। तो दोबारा युद्ध न करने की जो नीति है, ये अवरोध कहलाती है। ये 13 नंबर क्वेश्चन समझ गए। सारी बातें नोट करते जाएंगे दिमाग में, एक बार दोबारा सुनेंगे आप लोग सभी लोग। शॉर्टकट वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, जल्दी से इसको रिकॉर्डेड कर करके खत्म करेंगे, नहीं तो 1-1 घंटा का लंबा एक वीडियो चल सकता है। इसलिए इसको हम लोग शॉर्टकट में लेके चल रहे हैं। विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी का क्या कारण है? विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी का क्या कारण है? देखो भाई, विश्व में कृषि योग्य भूमि कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि मौजूदा उपजाऊ भूमि एक बड़े हिस्से में उर्वरा शक्ति भी कम होती है और चारागाह समाप्त होने को है। मत्स्य भंडार घट रहा है, जलाशय में प्रदूषण बढ़ रहा है। ये सारी चीजों से विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी हो रही है। देखो भाई, खाद्य उत्पादन की विश्व में कमी क्यों हो रही है? देखिए, खाद्य उत्पादन का विश्व में कमी इसलिए हो रहा है मेरे प्यारे बुआ लोग, खाद्य उत्पादन का कमी विश्व में इसलिए हो रहा है क्योंकि कृषि योग्य जो भूमि है वहां पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, और धीरे धीरे कृषि योग्य भूमि क्या हो जाते हैं? कम होते जा रहे हैं। और जहां पे खेती करने वाला जमीन है, उसका जो जमीन का मिट्टी है, धीरे धीरे हम लोग इतने केमिकल फर्टिलाइजर के यूज कर रहे हैं ना, रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, कि धीरे धीरे तौर पे
यानी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म होती जा रही है। और जमीन की जब उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है, इसलिए क्या हो रहा है, वहां पे फसल का उत्पादन ज्यादा नहीं हो रहा है। जल प्रदूषण की वजह से मछलियां मर रही हैं और उसके साथ चारागाह भी समाप्त हो रहे हैं और धीरे धीरे खाने के जो फसल है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो खाद्य उत्पादन में कमी का यही मूल रीजन है, जिसको आप लोगों ने अभी समझ लिया। आगे देखेंगे पृथ्वी सम्मेलन, 15 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन क्या है भाई? याद रख लो, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यानी यूएनओ के द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दे को केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरिया में हुआ। इसे ही पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र में पर्यावरण को लेकर के बढ़ोतरी सरोकारों को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला है। यानी पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन क्या है? तो 1992 में यूएनओ के द्वारा ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरिया में यानी पर्यावरण को बचाने के लिए और विकास को माने विकास करने नहीं, कोई देश विकास करे लेकिन विकास के साथ साथ पर्यावरण को बेहतर करे, विकास के साथ साथ पर्यावरण को बेहतर करे, इसके लिए एक सम्मेलन किया गया था जिसको रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई। ये था आप लोग का 15 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 70 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसका पार्ट 1 वीडियो था जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिया। तो भाई पसंद आया होगा और ये बाकी सारी चीजें अगर समझ में आया होगा ना आप लोग को, तो लाइक जरूर करिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद।